Myself, Professor Dr. Deepak Singh, Allied Science Specialist. प्रोस्टेट इन्लार्जमेंट यह एक मोस्ट कॉमन डिजॉर्डर है आज के समय में। प्रोस्टेट ग्लैंड मेल जेनिटल ऑर्गन्स का एक पार्ट है। जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ पर यूरिनरी ब्लैडर है। ये दोनों तरफ से यूरेटर आकर के यूरिनरी ब्लैडर में कंबाइंड होता है। यहाँ से यहाँ पर देख रहे हैं, ये इसको हम लोग बोलते हैं इंटरनल यूरेथ्रा बोलते हैं। और इसके बाद ये अब जो इधर का जो पार्ट होते हैं टोटल, ये जेनिटल ऑर्गन होता है। जैसे यहाँ पर ये टेस्टिस है, दोनों तरफ होता है, राइट लेफ्ट दोनों। ये भास डिफरेंस है, यह सेमिनल वेसिकल है, और यहाँ इजाकुलेटरी डक्ट है, और इसको बोलते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड। इसका ये आपका आ गया एक्सटर्नल जेनिटल यूरेथ्रा हो गया ये। अब क्या है कि प्रोस्टेट ग्लैंड जो बता आपको कि मेल जेनिटल ऑर्गन्स का एक पार्ट है। सबसे पहली बात है कि ये कहाँ पे रहता है ये, तो ये रहता है आपको यूरेथ्रा और जो एक्सटर्नल जेनिटल के बीच में होता है। मेल यूरेथ्रा में दो तरह के स्फिंक्टर होना चाहिए था। एक इंटरनल स्फिंक्टर, लेकिन एक्सटर्नल स्फिंक्टर होता है ना, इसी से मर्ज कर जाता है। दूसरी बात है, प्रोस्टेट का नॉर्मल वेट जो होता है ना, वह 7 ग्राम से लेकर और 16 ग्राम तक होता है। तो 7 ग्राम जो होता है ना, वह चाइल्डहुड में मिलते हैं या प्यूबर्टी के एज में। प्यूबर्टी के बाद धीरे धीरे इसका जो वेट है ना, वो बढ़ते जाता है। 1 ग्राम, आधा ग्राम के लेवल हिसाब से बढ़ते जाता है। 40 साल के बाद इस ग्लैंड का चांस रहता है कि थोड़ा थोड़ा बढ़ता है। तो स्लाइटली इंक्रीज तो सब में करता है, लेकिन उससे कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होता। उसको फिजियोलॉजिकल इलाज बोलते हैं, अभी हम बताते हैं क्लासिफिकेशन में। तो प्रोस्टेट ग्लैंड जो होता है ना, या इसी जगह पे रहता है ये। प्रोस्टेट ग्लैंड का काम क्या है, पहले देख लेते हैं। प्रोस्टेट ग्लैंड का 2 काम होता है। पहला काम कि सेक्सुअल इंटरकोर्स के समय प्रोस्टेट ग्लैंड जो होता है एक फ्लूइड बनाता है, उसका नाम है प्रोस्टेटिक फ्लूइड। जो सीमेन में आप जानते होंगे कि लगभग 15% जो होता है ना, प्रोस्टेटिक फ्लूइड होता है। तो ये प्रोस्टेट का पहला काम हो गया, सीमेन फॉर्मेशन में भाग लेता है। दूसरा काम क्या करता है कि ये ट्रैफिक पुलिस जैसा काम करता है ये, कि यूरिन को पास आउट करने में हेल्प करता है ये। जिस समय सीमेन आता है उस समय यूरिन को होल्ड कर देता है, और जिस समय यूरिन आता है उस समय सीमेन को होल्ड कर देता है। तो ये प्रोस्टेट का एक काम यहाँ पे है कि यूरिन को पास आउट करने में हेल्प करता है। चलिए अब बात करते हैं, फंक्शन देख लिए। अब ये है इन्लार्जमेंट के बारे में। प्रोस्टेट इन्लार्जमेंट हो जाने को हम लोग बोलते हैं प्रोस्टेट इन्लार्जमेंट, और एक डिजॉर्डर बोलते हैं। इसमें कितने तरह के डिजॉर्डर होते हैं प्रोस्टेट में? तो प्रोस्टेट में आपको जो इन्लार्जमेंट होता है ना, यह इन्लार्जमेंट आपका 2 तरह के होते हैं। एक होता है फिजियोलॉजिकल इन्लार्जमेंट, फिजियोलॉजिकल, जिसको हम लोग बोलते हैं बेनाइन हाइपरप्लासिया ऑफ प्रोस्टेट बोलते हैं। इसको बोलते हैं बेनाइन हाइपरप्लासिया ऑफ प्रोस्टेट, यानी कि अब आप बेनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लासिया बोलते हैं, दोनों बोलते हैं बीपीएच या बीएचपी। और दूसरा होता है पैथोलॉजिकल इन्लार्जमेंट, पैथोलॉजिकल इन्लार्जमेंट। तो पहले फिजियोलॉजिकल इन्लार्जमेंट क्यों होता है देख लेते हैं। देखिए, इसमें क्या होता है कि प्रोस्टेट ग्लैंड से 2 तरह के केमिकल बनते हैं। एक बनता है एरोमाटेज, एक बनता है 5 अल्फा रिडक्टेज। प्रोस्टेट ग्लैंड से बनते हैं 2 तरह के एंजाइम, एक बनता है एरोमाटेज, एक बनता है 5 अल्फा रिडक्टेज। अब एरोमाटेज का काम क्या होता है? एरोमाटेज यह एस्ट्राडायोल का सिंथेसिस करता है, एस्ट्रोजेन का सिंथेसिस, जो कि सेक्सुअल इमोशन में और सेक्स में भाग लेता है। कौन सा? 5 एरोमाटेज। दूसरा होता है आपको 5 अल्फा रिडक्टेज। 5 अल्फा रिडक्टेज क्या करता है कि यह टेस्टोस्टेरोन में जो टेस्टोस्टेरोन हाइड्रोक्सिलेज को क्या करता है ना, इसको वह फॉर्मेशन करने में हेल्प करता है। तो 2 तरह के एंजाइम जो होता है प्रोस्टेट से बनता है। दोनों एंजाइम मिलकर क्या करता है, एक और काम क्या करता है, यह एंजाइम अगर एस्ट्रोजन का फॉर्मेशन नहीं कर पाया, अगर टेस्टोस्टेरोन हाइड्रोक्सिन का फॉर्मेशन नहीं कर पाता है, तो उस केस में क्या करता है ये कि प्रोस्टेट सेल के सिंथेसिस को बढ़ा देता है, जो कि 40 साल के बाद यह एंजाइम जो होता है ना ज़्यादा बनने लगता है। कौन सा? 5 अल्फा रिडक्टेज और एरोमेटेज एंजाइम। तो 40 साल के बाद ये ज़्यादा बनने के कारण क्या होता है कि कुछ प्रोस्टेट सेल का नंबर यहाँ बढ़ जाता है, जो इसी को हम लोग बोलते हैं फिजियोलॉजिकल इन्लार्जमेंट और फिजियोलॉजिकल प्रोस्टेट हाइपरप्लासिया बोलते हैं। तो हाइपरप्लासिया का मतलब ये होता है कि कुछ फिजियोलॉजिकल कंडीशन के कारण इसका नंबर बढ़ जाता है।
तो नंबर क्यों बढ़ गया? क्योंकि इस 40 साल बाद जो होता है ना, कुछ एक्टिविटी कम होने लगते हैं। अब कम होने के कारण क्या होता है, ये दोनों ही इंजाम जो होता है ना एस्ट्रोजन बना पाता है उधर में, और ना यहाँ पर क्या करते हैं, यह टेस्टोस्टेरोन को बना पाता है, जिसके कारण क्या होता है यहाँ पर कि दोनों मिल करके यहाँ पर सेल के नंबर को काउंट बढ़ा देता है। ये जो होता है आपको, यह आपका इसी कारण से इन्लार्जमेंट होते हैं। एक इन्लार्जमेंट यह होता है जिसके कारण कोई दिक्कत होता नहीं है, लेकिन ज़्यादा बढ़ जाने की वजह से प्रॉब्लम आता है। दूसरा होता है पैथोलॉजिकल। पैथोलॉजिकल में क्या होता है, ये दो तरह के होते हैं। एक होते हैं नॉन नियोप्लास्टिक और एक होते हैं नियोप्लास्टिक इन्लार्जमेंट। तो पहले आते हैं नॉन नियोप्लास्टिक। नॉन नियोप्लास्टिक में क्या होता है, चूँकि इन्फेक्शन होने के कारण, इसमें इन्फेक्शन होने के कारण या सिस्ट बनने के कारण दो तरह से क्या होता है ना, नॉन नियोप्लास्टिक होते हैं। पहला क्या हो गया आपको, पहला हो गया आपको इन्फ्लामेशन हो गया, इन्फेक्शन, और दूसरा हो गया आपको सिस्ट। दो कारण से क्या होता है ना कि ये प्रोस्टेट इलाज करते हैं नॉन नियोप्लास्टिक कंडीशन में। दूसरा होता है नियोप्लास्टिक कंडीशन में। नियोप्लास्टिक में क्या होता है कि या तो इसमें बेनाइन ट्यूमर हो जाता है, इसमें या तो बेनाइन ट्यूमर, या इसमें डेवलप होते हैं मैलिग्नेंट ट्यूमर, यानी इसमें कैंसर सेल ग्रो कर जाता है। इसमें क्या हो जाएंगे, कैंसर सेल ग्रो कर सकते हैं। तो या तो यहाँ पर बेनाइन ट्यूमर हो सकते हैं या मैलिग्नेंट ट्यूमर हो सकते हैं। इसको लोग क्या बोलते हैं, नियोप्लास्टिक इन्लार्जमेंट बोलते हैं। तो यहाँ पर देख लें आप लोग, एक तो फिजियोलॉजिकल हो गया जो कि बीएसपी बोलते हैं, दूसरा पैथोलॉजिकल हो गया। पैथोलॉजिकल में आपको हो गया दो तरह के, एक होते हैं आपको नियोप्लास्टिक, इसमें इन्फ्लामेशन सिस्ट हो जाता है। दूसरा आपका नियोप्लास्टिक में जिसमें कि बेनाइन ट्यूमर और मैलिग्नेंट ट्यूमर हो जाते हैं। इस तरह से प्रोस्टेट इन्लार्ज होता है। तो कारण तो आपको समझ में आ गया होगा कि क्या क्या कारण हो सकते हैं। कुछ रिस्क फैक्टर में आता है, जैसे पहला हो गया आपको अबनॉर्मल सेक्सुअल एक्टिविटी, या फिर इसमें एक्सेस प्रोटीन डाइट हो सकते हैं, लेस वाटर इंटेक यहाँ पर हो सकते हैं। ये सब कुछ कॉज हो सकते हैं आपको रिस्क फैक्टर के केस में। ऐसे इसका जो इन्लार्जमेंट है वह अननोन है, किस वजह से बढ़ता है ये समझ में आता नहीं है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं इसमें सिम्टम पे। अगर ये प्रोस्टेट अगर अंदर की तरफ अगर बढ़ता है, अगर इनसाइड इंक्रीज करता है, तो यूरिन को पास आउट होने में दिक्कत करेगा। ड्रिबलिंग ऑफ यूरिन या यूरिन को पास होने में टाइम ड्यूरेशन लग सकते हैं ज़्यादा उसमें, या ड्रॉप बाय ड्रॉप यूरिन हो सकता है। फिर जो मिक्सचुरेशन में टाइम ड्यूरेशन ज़्यादा लग सकते हैं। इसके कारण ब्लैडर में यूरिन का होल्डिंग ज़्यादा हो सकता है। यूरेटर में आपका हाइड्रोरेटर हो सकता है, या किडनी में हाइड्रोनेफ्रोसिस हो सकते हैं। इसके बाद अगर ये प्रोस्टेट अगर बाहर की तरफ इलाज करता है, अगर आउटसाइड में, तो रेक्टम को कंप्रेस करेगा तो कंस्टिपेशन हो सकता है। या इसके सिम्टम होते हैं। साइन में देखेंगे क्या कि अगर हम प्रोस्टेट के ऊपर में अगर पाल्पेट करते हैं तो ये टेंडर और लंप जैसे यह मिलते हैं। अब हम बात करते हैं इसके इन्वेस्टिगेशन पे। इन्वेस्टिगेशन में क्या होगा, ऐसे कॉम्प्लिकेशन में क्या होता है ये भी याद रखिएगा कि कॉम्प्लिकेशन में एक तो बता दें हाइड्रोरेटर बोलते हैं, दूसरा हाइड्रोनेफ्रोसिस बोलते हैं, तीसरा यूटीआई बोलते हैं, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो सकते हैं, चौथा स्टोन का फॉर्मेशन हो सकता है, और पांचवा ब्लैडर में टोनिसिटी लॉस हो सकते हैं। या इसका कॉम्प्लिकेशन हो सकता है। इन्वेस्टिगेशन में क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग ट्रांस अब्डोमिनल अल्ट्रासोनोग्राफी, एक पहले अब्डोमेन से अल्ट्रासोनोग्राफी करते हैं, तो उसमें हमने प्रोस्टेट का साइज उसमें बढ़ा हुआ मिलता है। तो प्रोस्टेट का साइज आपको मिल सकता है, आपको सीसी में, एमएल में या ग्राम में, तीनों में आता है। एक ही बात होता है तीनों में। जैसे मान लें किसी का लिखा रहा है आपको सपोज दैट कि 35 ग्राम, तो एक ही बात है, 35 सीसी लिखा रहेगा, एक ही की बात है, 35 ml लिखा रहेगा, ये सबका वैल्यू एक ही होती है। नंबर 2 कराते हैं ट्रांस रेक्टल अल्ट्रासाउंड, ट्रस्ट जिसको बोलते हैं। तो रेक्टम के सहारे अगर करते हैं अल्ट्रासाउंड तो क्लियर पता चल जाता है उसमें प्रोस्टेट का इन्लार्जमेंट का। थर्ड हम लोग जांच कराते हैं एसिड फॉस्फेटेज एंजाइम का टेस्ट। एसिड फॉस्फेटेज कराते हैं तो उसमें आपको बढ़ा हुआ मिलता है। अगला जांच होता है पीएसए, प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन। यह एक कैंसर मार्कर टेस्ट है, इन्लार्जमेंट को भी बताता है ये, और कैंसर को भी और बताता है। अगर इसका वैल्यू अगर 4 से बढ़ जाता है तो इसका मतलब यह बेनाइन इन्लार्जमेंट है, और अगर इसका वैल्यू 9 से ज़्यादा बढ़ जाता है तब यह मैलिग्नेंट कैंसर की तरफ इंडिकेट करता है। यह हो गया आपको इसका इन्वेस्टिगेशन। अब हम लोग बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट के बारे में। तो इसमें जो ट्रीटमेंट करते हैं उसमें लोग, एक होता है ट्रांस यूरेथ्रल रिसेक्शन, ट्रांस रेक्टल रिसेक्शन, इसमें सर्जरी करते हैं, या फिर कभी कभी जब बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो ओपन जो अब्डोमेन से हम लोग ओपन ऑपरेशन के द्वारा प्रोस्टेक्टोमी करते हैं उसमें।
अब हम लोग बात करते हैं इसके मेडिसिन में। तो इसे देखिए होम्योपैथिक में बहुत अच्छे मेडिसिन इसके लिए आते हैं। सबसे नंबर 1 का मेडिसिन आता है एसिड फॉस। इसको हम लोग पहले तो डाइल्यूशन देते हैं और इसके बाद धीरे धीरे पावर को बढ़ाते हैं इसमें। नंबर 2 की दवा आता है सबल सेराटा मदर टिंचर। सबल सेराटा मदर टिंचर इसमें हम लोग चलाते हैं, 10 बूंद 3 बार देते हैं पेशेंट को। थर्ड दवा आता है चीमाफिला। चीमाफिला हम लोग चलाते हैं, इसको डाइल्यूशन में यूज करते हैं। इसके बाद अगली दवा इसमें आता है रस्टक्स आता है। इसके बाद नेक्स्ट दवा इसमें हम लोग निजेला सेटाइवा मदर टिंचर यूज करते हैं। तो ये सब दवा इसके लिए आता है, लेकिन इसमें जो आता है पर्सन टू पर्सन डिपेंड करते हैं, क्योंकि कॉज बताएं, कॉज एक तरह के नहीं होते, कॉज में कई तरह के कॉज हो सकते हैं। हार्मोनल अगर बॉडी इम्बैलेंस हो जाते हैं तो उसके लिए अलग मेडिसिन आता है। अगर इंजाइम का, क्योंकि इंजाइम को कंट्रोल करने के लिए अगर 5 अल्फा रिडक्टेज इनहिबिटर दवा भी चलाते हैं हम लोग, या एरोमेटेज इनहिबिटर दवा भी चलाते हैं। डिपेंड करता है केस पर, वह पेशेंट का केस क्या है, यह और पीएसए के अमाउंट पर डिपेंड करता है, एसिड फॉस्फेटेज के अमाउंट पर डिपेंड करता है। और फिर और भी ज़्यादा नॉन स्पेसिफिक जांच करने के बाद पता चलता है कौन सी दवा इस पर अच्छा काम करता है। लेकिन याद रखिएगा, यह आपको मेडिसिन से यह ठीक हो जाते हैं, यानी 95% चांस रहता है कि यह मेडिसिन से आपको ठीक हो जाते हैं। 5% में क्या होता है ना, अगर नहीं ठीक होते हैं तो वहाँ पे सर्जरी की आवश्यकता पड़ती है। तो ये था आपको प्रोस्टेट इनलार्जमेंट। बाकी बात है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।